नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारे पास फिर से दो वर्कशीट आई हैं। पहली है 13A जो कि हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका होगी। इसी के साथ साथ हमारी आई है 13B जो हमारी ईवीएस की वर्कशीट होगी। ठीक है, इस वीडियो में हम ये दोनों ही वर्कशीट्स को करने वाले हैं। तो चलिए पहले हम हिंदी वाली वर्कशीट से शुरू करते हैं। ये वर्कशीट हमारी 19 अप्रैल 2021 की होने वाली है। यहाँ पर बच्चे अपनी क्लास का सेक्शन, यहाँ पर अपना नाम और यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। ठीक है, ये वाली जो वर्कशीट है अब हमारी किताबों से आनी शुरू हो जाएंगी। जैसे ये वाली हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम से पाठ मन के भोले भाले बादल से ये वर्कशीट होने वाली है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पहले ये पाठ पढ़ना है। आप पाठ को कैसे पढ़ेंगे, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर ये पाठ पढ़ सकते हैं, या फिर आप नीचे कमेंट्स में जो सबसे पहला कमेंट है उस पर दिए गए लिंक पर जाकर भी आप इस पाठ की ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने ये पाठ आपको पढ़ाया है। वो पाठ पढ़ने के बाद ही आप ये वर्कशीट्स करें, क्योंकि बिना पाठ पढ़े इस वर्कशीट्स को करने का कोई फायदा होगा नहीं। ठीक है, तो मान के चल रहे हैं आपने ये पार्ट पढ़ दिया होगा। बहुत ही छोटा, सिंपल, आसान सा है। तो चलिए अब हम इस वर्कशीट्स को करना शुरू करते हैं। नमस्कार बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि आज हम किसके बारे में बात करेंगे? जी हाँ, आज हम अपनी किताब के पहले पाठ मन के भोले भाले बादल के बारे में कुछ बातें करेंगे। तो आइए इस पाठ को बोलकर पढ़ते हैं और देखते हैं कि बादल क्या क्या शैतानी कर रहे हैं। तो अब आपको ये पाठ पढ़ना है, उसके बाद फिर आगे देखते हैं क्या करना है। क्या आप जानते हैं कि बादल को मेघ, घन, जलधर, जलज आदि नामों से भी पुकारा जाता है? यानी वो क्या कह रहा है कि बादल के और भी नाम है, मेघ, घन, जलधर, जलज। ठीक है, इन सब का मतलब बादल ही होता है। इन सभी शब्दों का अर्थ समान है, यानी बादल है। समान अर्थ वाले शब्द समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो देखिए ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। वो शब्द जिनके एक जैसे अर्थ होते हैं, समान अर्थ होते हैं, उनको हम समानार्थी शब्द या फिर हम पर्यायवाची शब्द भी कह सकते हैं। आइए कुछ और उदाहरण भी देखते हैं। तो नीचे कुछ और एग्जाम्पल है, उदाहरण है, आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या है, ये है सूर्य। सूर्य के और पर्यायवाची शब्द क्या है? रवि, दिनकर और भास्कर। दूसरा क्या है? वृक्ष। वृक्ष के पर्यायवाची क्या है? पेड़, पादप और तरु। यानी देखिए जो पहले सूर्य लिखा है, तो अगर हम उसको रवि बोलेंगे उसका मतलब भी सूर्य है, दिनकर बोलेंगे उसका मतलब भी सूर्य है, और भास्कर बोलेंगे उसका मतलब भी सूर्य है। ठीक है, तभी ये एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द हैं। वैसे ही वृक्ष को हम पेड़ भी कह सकते हैं, पादप भी कह सकते हैं और ध्रुव भी कह सकते हैं। फिर क्या है? पानी। पानी को हम जल भी कह सकते हैं, नीर भी कह सकते हैं और पय भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है? समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द हैं। फिर आते हैं प्रश्न नंबर 1 पर कि नीचे लिखे शब्द समूह में उस शब्द पर गोला लगाइए जो उस समूह का समानार्थी या पर्यायवाची नहीं है। उदाहरण, आग का देखो पर्यायवाची क्या है? अग्नि, अनल और रवि। लेकिन रवि जो है उसका मतलब क्या होता है? देखिए अभी हमने ऊपर पढ़ा था, रवि किसको कहते हैं? सूर्य को कहते हैं, आग को नहीं कहते हैं। तो इसलिए रवि जो यहाँ पर है वो गलत पर्यायवाची है, इसको इसने सर्कल कर दिया है। तो नीचे हमें ऐसे ही करना है। यहाँ पर शब्द समूह दे रखे हैं। जैसे पहला शब्द है दिन, तो दिवस का मतलब भी दिन होता है, वार का मतलब भी दिन होता है, लेकिन दिवाकर का मतलब दिन नहीं होता है। तो दिवाकर पे हम गोला लगाएंगे। फिर आते हैं जंगल। तो यहाँ पर क्या लिखा है? वन। वन का मतलब भी जंगल होता है, अरण्य का मतलब भी जंगल होता है। और फिर क्या लिखा है? उद्यान। उद्यान का मतलब क्या होता है? उद्यान का मतलब होता है बगीचा। तो बेटा बगीचे में और जंगल में बहुत फर्क होता है, इसलिए उद्यान सही पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसको हम गोला लगाएंगे। फिर क्या है? फिर है नेत्र। नेत्र यानी हमारी आंखें। ठीक है, नयन का मतलब भी आंखें होता है, लोचन का मतलब भी आंखें होता है, लेकिन तन का मतलब होता है शरीर। ठीक है, तो तन अलग शब्द है, इस पर हम गोला लगाएंगे। फिर क्या है? हवा। हवा, समीर का मतलब भी हवा होता है और पवन का मतलब भी हवा होता है, लेकिन नीर का मतलब होता है पानी। देखिए ऊपर हमने पानी के लिए पढ़ा था, पानी, नीर। ठीक है, तो नीर का मतलब क्या है? पानी, इसलिए ये गलत पर्यायवाची है, इस पे हमने गोला लगा दिया है। चलिए फिर प्रश्न नंबर 2 में क्या है कि कविता में बादलों के अलग अलग रूपों की बात की गई है। चलिए इनमें से किन्हीं दो रूपों के चित्र बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए जब आपने ये पाठ पढ़ा होगा, इसमें क्या है? इसमें बादलों को अलग अलग तरीके से दिखाया गया है। जैसे कौन सा है? परियों जैसे पंख लगाए, यानी कुछ बादल ऐसे होते हैं जो ऐसा लगता है कि मान लो परियों जैसे पंख उनके लगे हुए हैं। ठीक है, जब आप ये पाठ पढ़ेंगे तो साइड में चित्र भी बना हुआ है। ठीक है, पाठ में भी मैंने आपको समझाया है कि परियों जैसे पंख लगाए, यानी उसका क्या मतलब है। फिर क्या है? जोकर जैसे तोंद फुलाए, तो कुछ बादल ऐसे लगते हैं जैसे मान लो जोकर की तरह उन्होंने तोंद फुला रखी है, अपना पेट फुला रखा है। तो वो बादल कैसे दिखते हैं उसका चित्र आपको यहाँ पर बनाना है। जब आप ये होमवर्क में ये पार्ट पढ़ेंगे, जैसे मैंने वीडियो में दिखाया भी होगा, बताया भी होगा,
ठीक है, तब आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर हमें कौन सा चित्र बनाना है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर ऐसा चित्र बनाना है, मान लो बादल परियों जैसे लग रहे हैं, और यहाँ पर ऐसा चित्र बनाना है बादलों का कि मान लो वो जोकर के जैसे तोंद फुला रखी है, उन्होंने पेट फुला रखा है। ठीक है, तो वो आप अपनी किताब से देख कर भी, इस चैप्टर में सारे चित्र बने हुए हैं, उन्हीं में से देखकर आपको यहाँ पर चित्र बनाना है। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं अपनी ईवीएस की वर्कशीट। ये भी हमारी 19 अप्रैल 2021 की है। यहाँ पर बच्चे अपना नाम और यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। ये हमारी ईवीएस की टेक्स्ट बुक लुकिंग अराउंड में से यूनिट है, जिसका नाम है टू मच वाटर टू लिटिल वाटर। तो चलिए इसको भी हम पढ़ना शुरू कर देते हैं। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? क्या आप जानते हैं कि पानी का हमारे जीवन में क्या महत्व है? क्या आप पानी के बिना अपने जीवन की कल्पना कर सकते हैं? आज हम पानी के विभिन्न स्रोतों की जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी वो ये कह रहा है कि पानी हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम पानी के अलग अलग स्रोत, यानी जहाँ जहाँ से हमें पानी मिलता है, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पानी का स्रोत यानी सोर्सेज ऑफ वाटर वे स्रोत हैं जिनके द्वारा हमें पानी प्राप्त होता है, जैसे नदियाँ, तालाब इत्यादि, यानी ऐसी जगह जहाँ से हमें पानी मिलता है। देखिए, पहले में देखते हैं कि चित्र देखकर पानी के विभिन्न स्रोतों के नाम लिखिए। तो देखिए, यहाँ पर चित्र में अलग अलग स्रोत दिखाए हुए हैं, हमें उनके नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले क्या है, नदियाँ। ठीक है, नदियाँ हो गई। फिर क्या है, झरने। ठीक है, झरने हो गए। फिर क्या है, समुद्र हो गया। तो यहाँ पर जो जो हमें दिख रहा है, ठीक है, बांध हो गया, बांध लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर बांध लगा तो वहां से भी पानी मिल सकता है। और क्या है, कुआं। ठीक है, देखिए कितने सारे पानी के स्रोत हमने लिख दिए हैं। चलिए अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि आपके घर में पानी का मुख्य स्रोत क्या है, यानी आपके घर में पानी कहाँ से आता है। तो ये क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन आप अपने मम्मी पापा से या दादा दादी से पूछेंगे कि आपके घर में पानी कहाँ से आता है। देखिए, मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि कुछ क्या होता है कि कुछ जगह पर आसपास ही बड़ी सी पानी की टंकी बनी होती है। तो कुछ लोगों के घर में वह पानी की टंकी से पानी आता है। ठीक है, कुछ के घर में पानी का टैंकर आता है। ठीक है, आपके घर के आसपास पानी का टैंकर आता होगा जहां से आप पानी भरते होंगे। या कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके घर पे पानी की मोटर लगी होगी। ठीक है, जिससे पानी आता होगा किसी टाइम सुबह या शाम को। ठीक है, और वो उससे पानी भर लेते होंगे। तो आपके घर में जिस भी समय से पानी आता है या जिस भी जगह से पानी आता है, जिस भी स्रोत से पानी आता है, वो आप अपने मम्मी पापा से पूछकर यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, चलिए फिर आता है नंबर 3। बच्चों, जैसा कि आपने ऊपर दिए गए चित्र में देखा कि पानी के बहुत सारे स्रोत होते हैं, चित्र में दिखाए गए स्रोतों के अतिरिक्त कुछ अन्य स्रोतों के नाम भी लिखिए। तो देखिए, बहुत सारे तो हमने यहाँ पर लिख दिए थे, जैसे नदियाँ, झरने, समुद्र, बांध और कुआं। तो वो कह रहा है कि इनके अलावा भी अगर आपको कोई स्रोत का नाम पता है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए इनके अलावा हम लिख सकते हैं वर्षा। वर्षा यानी बारिश। ठीक है, तो ये वर्षा हम यहाँ पर लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, झील होती हैं अलग अलग। ठीक है, तो झीलें। ठीक है, इस तरीके से 2 और हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई और पता है पानी का स्रोत तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, हमारे जल संसाधन बहुत ही मूल्यवान है, लेकिन हमारे दैनिक कार्यकलापों के कारण से ये संसाधन दूषित होते जा रहे हैं, जिससे जल प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है। अतः हमें इसे रोकना चाहिए। जल प्रदूषण से अभिप्राय जल निकायों यानी वाटर बॉडीज जैसे कि नदियाँ, झील, समुद्र और भूमिगत पानी अंडरग्राउंड वाटर के दूषित होने से है। यानी वो क्या कह रहा है कि जो हमारी डेली एक्टिविटीज होती हैं, बहुत तरह की एक्टिविटीज होती है, बहुत तरह के काम हम करते हैं, उनकी वजह से क्या होता है, उनकी वजह से जो बहुत सारा कूड़ा होता है वो कहाँ जाता है, हमारे इन जल के स्रोतों में। जैसे अलग अलग नदियाँ हो गई, झीलें हो गई, समुद्र हो गए और भूमिगत पानी भी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इनमें कूड़ा मिल जाता है, जिससे कि वो पानी प्रदूषित हो जाता है और इस्तेमाल के योग्य नहीं रहता। तो हमें क्या करना है, इस तरीके से उनको बचाकर चलना है कि हम उनमें कूड़ा ना फेंकें। ठीक है, तो नंबर 4 पे क्या लिखा है कि नीचे दिया गया चित्र देखिए और बताइए कि पानी दूषित कैसे होता है। देखिए, नीचे आप चित्र भी देख सकते हैं। इसमें क्या है, इसमें कूड़ा डालने से, ठीक है, कूड़ा डालने से पानी दूषित होता है। तो कूड़ा जो है वो बहुत ही बड़ा टर्म है। ठीक है, तो कूड़ा जो है अलग अलग तरीके से
आ सकता है। कैसे आ सकता है? जैसे मान लो आपने अपने घर का कूड़ा या कचरा इसमें फेंक दिया, या फिर देखो पीछे इसमें फैक्ट्रीज बनी हुई है तो फैक्ट्रीज का कूड़ा भी इसमें आ सकता है। ठीक है, बहुत तरीके से पानी गंदा हो सकता है। जैसे कि देखो अगले क्वेश्चन में भी हम इसका आइडिया ले सकते हैं। आप चाहें तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये लिख सकते हैं, या फिर इसमें अगर आप और भी पॉइंट ऐड करना चाहें तो क्वेश्चन नंबर 5 में जितने भी पॉइंट दिए हैं वो सारे पॉइंट आप नंबर 4 में लिख सकते हैं। कैसे? आइए मैं आपको दिखाता हूँ। नंबर 5 पढ़ते हैं कि नीचे दी गई गतिविधि को पढ़कर सही व गलत का निशान लगाएं। देखिए नीचे कुछ एक्टिविटीज लिखी हैं, जैसे देखिए हमें कपड़े नदी के किनारे धोने चाहिए। क्या हमें कपड़े नदी के किनारे धोने चाहिए? नहीं। तो यानी कि अगर हम ये पॉइंट यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में लिखेंगे तो हम ये लिख देंगे कि अगर हम नदी के किनारे कपड़े धोते हैं तो वो गंदा पानी कहाँ जाएगा? नदी में जाएगा। तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं नंबर 4 में अपना पॉइंट। ठीक है, नंबर 5 में आपको यहाँ पर क्या करना है? गलत का निशान लगाना है। फिर देखिए कारखानों से निकलने वाले रासायनिक पदार्थों को नदियों व समुद्रों में फेंकना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने कारखाने वाला पॉइंट बताया था। क्या होता है, इनमें से जो है केमिकल वगैरह आते हैं उनको हम इन पानी में बहा देते हैं, नदियों में, समुद्रों में, जिससे कि ये पानी दूषित हो जाता है। तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। फिर आता है नंबर 3 कि हमें नदियों में, तालाबों में कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। तो ये बात इसने बिल्कुल सही बोली है कि हमें कूड़ा इनमें नहीं फेंकना चाहिए। नंबर 4 क्या है कि गंदे नालों के पानी का निकास नदी में नहीं करना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही बात इन्होंने बोली है कि जो जितने भी गंदे नाले हैं उनका पानी हमें नदी में नहीं डालना चाहिए, उससे नदी भी गंदी हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये वर्कशीट करनी थी। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपकी कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।